इतिहास सिर्फ राजाओं, रानियों और बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानी नहीं होता। भाई बिल्कुल नहीं। अक्सर असली इतिहास तो जमीन से जुड़े लोगों के संघर्ष में, उनकी उम्मीदों में और अपनी पहचान बचाने की उनकी कोशिशों में लिखा जाता है। सही बात है। और आज हम एक ऐसी ही जमीन की कहानी में उतर रहे हैं जहां संघर्ष की विरासत सदियों पुरानी है। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ विद्रोहों की एक सूची नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम के आत्मसम्मान की लड़ाई की दास्तान सुनाते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन कौन से विद्रोह हुए, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों तक जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ने वाला ये संघर्ष 20वीं सदी में आकर एक आधुनिक राजनीतिक राज्य की मांग में कैसे बदल गया। हाँ, ये पहचान की लड़ाई का राजनीतिकरण कैसे हुआ। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और इस पड़ताल को शुरू करने के लिए हमें टकराव की जड़ को समझना होगा। बिल्कुल। 18वीं सदी में जब अंग्रेज इस इलाके में आए तो उनके लिए जमीन सिर्फ एक वस्तु थी, एक कमोडिटी जिससे टैक्स वसूला जा सकता है। लेकिन यहाँ के आदिवासी समुदायों के लिए जमीन उनकी पहचान थी, उनके पुरखों और उनके देवताओं का घर थी। तो ये टकराव सिर्फ आर्थिक नहीं था। नहीं, ये दो अलग अलग सभ्यताओं का टकराव था। झारखंड के लगभग सारे विद्रोहों की जड़, आप कह सकते हैं, इसी एक बात में छिपी है। ये बहुत जरूरी बात है। मतलब लड़ाई शुरू से ही सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक लड़ाई भी थी। हाँ, और शायद इसीलिए 18वीं शताब्दी के आखिरी सालों में जब असंतोष की पहली चिंगारियां भड़की तो वो बहुत तीखी थी। जैसे 1789 का तमाड़ विद्रोह। हाँ, तमाड़ विद्रोह। इसमें सिर्फ आदिवासी ही नहीं, स्थानीय जमींदार भी शामिल हो गए थे। वो क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से वो भी परेशान थे। अंग्रेजों ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये आग 1794 तक सुलगती रही। और इसी पैटर्न को हम कुछ साल बाद पलामू के चेरो विद्रोह में और भी साफ तौर पर देखते हैं, जो 1800 से 1818 तक चला। जी, चेरो विद्रोह। इसका नेतृत्व भूषण सिंह कर रहे थे। और यहाँ अंग्रेजों की रणनीति बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने वहां के राजा को हटाकर अपने एक वफादार आदमी को गद्दी पर बैठा दिया। हाँ, और लोगों को लगा कि ये उनकी स्वायत्ता पर सीधा हमला है। इसे सिर्फ फूट डालो और राज करो कहना तो शायद थोड़ा अधूरा होगा। बिल्कुल। अंग्रेजों की असली रणनीति थी पावर वैक्यूम बनाना और फिर उसे अपने पसंदीदा लोगों से भरना। अच्छा। उन्होंने चेरो राजा को हटाकर सिर्फ वफादारी नहीं खरीदी, बल्कि उन्होंने स्थानीय समाज के पूरे ताने बाने को ही तोड़ दिया। अब लोगों की वफादारी अपने राजा या समुदाय के प्रति नहीं, बल्कि एक बाहरी ताकत के प्रति होने की उम्मीद की जा रही थी। और इसी को चेरो समुदाय ने सिरे से नकार दिया। बिल्कुल। और ये विद्रोह इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को इसे दबाने में 2 साल लग गए। आखिरकार 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी दे दी गई और विद्रोह धीरे धीरे शांत हुआ। हाँ, लेकिन इन शुरुआती विद्रोहों ने एक नींव तैयार कर दी थी। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि बाहरी हस्तक्षेप, जिसे वो दीकू कहते थे, उन्हें मंजूर नहीं होगा। ये आत्मसम्मान और अपनी जीवन शैली को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल, जो 19वीं सदी में और भी बड़े पैमाने पर लड़ी जानी थी। तो अब कहानी 19वीं सदी में पहुंचती है, जहां विद्रोह और ज्यादा संगठित और व्यापक हो जाते हैं। 1821-22 में छोटा नागपुर के हो लोगों ने विद्रोह किया। और इसकी वजह? उनके राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी। लोगों को लगा कि उनके अपने ही शासक ने उन्हें धोखा दिया है। मेजर रफसेज नाम के एक अंग्रेज अफसर ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचला था, लेकिन इस दमन ने आग को बुझाने की जगह और भड़का दिया। और इसका नतीजा हमें 10 साल बाद कोल विद्रोह के रूप में देखने को मिला, जो शायद तब तक का सबसे बड़ा संगठित विद्रोह था। हाँ, 1831-32 का कोल विद्रोह छोटा नागपुर से लेकर पलामू, सिंहभूम और मानभूम तक फैल गया था। इसका पैमाना ही इसे पिछले विद्रोहों से अलग करता है। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी अलग अलग जनजातियां एक साथ आ गई? इसकी वजह थी कि अब शोषण का चेहरा बदल गया था। अंग्रेजों के साथ साथ जमींदार और साहूकार, जो उन्हीं के सिस्टम की देन थे, वो बेलगाम हो गए थे। मतलब अब दुश्मन सिर्फ अंग्रेज नहीं थे? नहीं, जमीनें छीनी जा रही थीं, कर्ज का जाल फैलाया जा रहा था। तो ये लड़ाई अब सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रही, बल्कि उनके बनाए हुए देशी शोषकों के खिलाफ भी हो गई थी। और कहते हैं कि इस विद्रोह का एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये दिखाता है कि अब बात सिर्फ शिकायतों की नहीं रही थी, बल्कि पूरी आजादी की थी। बिल्कुल। और कोल विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन की चूल्हे हिला दी थी। ये पहली बार था
जब उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर संगठित प्रतिरोध देखा था। भले ही इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जी। और फिर इसके लगभग 25 साल बाद 1855 में झारखंड के इतिहास का वो अध्याय लिखा गया जिसे आज भी याद किया जाता है। संथाल विद्रोह, हूल। हाँ, हूल, जिसका मतलब ही होता है क्रांति। और ये वाकई क्रांति थी, जिसका नेतृत्व दो भाइयों सिद्धू और कान्हू ने किया था। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि अपनी जमीन और इज्जत वापस लेने का एक संगठित सशस्त्र प्रयास था। हजारों संथालों ने तीर कमान और पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ जंग छेड़ दी। दस्तावेज बताते हैं कि अंग्रेजों ने इसका जवाब बेहद क्रूरता से दिया। गांव के गांव जला दिए गए और अनुमान है कि 15,000 से ज्यादा संथाल मारे गए। बहुत ज्यादा। अंत में सिद्धू और कान्हू को भी पकड़कर फांसी दे दी गई। तो सैन्य नजरिए से देखे तो ये एक पूरी तरह से कुचला हुआ विद्रोह था। हजारों लोगों को मार दिया गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी इसे हार नहीं माना जाता। कमाल की बात है कि आज भी झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। एक कुचले हुए विद्रोह ने कैसे अपनी विरासत को एक जीत में बदल दिया। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जीत इसके परिणाम में छिपी है। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को समझ आ गया कि वे इस इलाके पर सामान्य तरीके से शासन नहीं कर सकते। उन्हें प्रशासनिक बदलाव करने ही होंगे। हाँ, और इसी विद्रोह के बाद 30 नवंबर 1856 को एक अलग संथाल परगना जिला बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक जीत थी। इसका मतलब अंग्रेजों ने पहली बार आधिकारिक तौर पे ये माना कि इस क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान और जरूरतें हैं। हाँ, जिनके लिए अलग कानून होने चाहिए। संघर्ष ने उन्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया। तो ये इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल, भले ही उसका तात्कालिक नतीजा हार जैसा दिखे। हूल ने झारखंड की चेतना में एक अमिट छाप छोड़ दी। और इसी चेतना को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया बिरसा मुंडा ने। धरती आबा। हाँ, धरती आबा। मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने ऐसा क्या किया कि हजारों लोग उन्हें पृथ्वी का पिता और भगवान मानने लगे? ये सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं हो सकता। नहीं। आपने बहुत सही सवाल पूछा। बिरसा का आंदोलन, जिसे उलगुलान यानी महान हलचल कहा जाता है, वो पिछले विद्रोहों से बिल्कुल अलग था। कैसे? बिरसा मुंडा की प्रतिभा इस बात में थी कि उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ बाहरी दुश्मन से लड़ने से काम नहीं चलेगा, समाज को अंदर से भी मजबूत करना होगा। तो उनके आंदोलन के दो पहलू थे। हाँ, पहला था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उन्होंने अपने लोगों को अंधविश्वास, जादू टोना और शराब जैसी कुरीतियों से दूर रहने को कहा। अच्छा। उन्होंने एक ईश्वर सिंह बुंगा की पूजा करने का उपदेश दिया। वो एक तरह से अपने समाज को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त कर रहे थे। और दूसरा पहलू था राजनीतिक लक्ष्य। बिल्कुल, एक साफ राजनीतिक लक्ष्य। अंग्रेजों और दीकुओं को अपनी धरती से बाहर निकालकर मुंडा राज की स्थापना करना। तो उन्होंने विद्रोह को एक नैतिक और आध्यात्मिक आधार दिया। हाँ, जो उसे और ज्यादा शक्तिशाली बना रहा था। जब लोग अपने नेता को सिर्फ नेता नहीं बल्कि भगवान का दूत मानने लगें, तो उनकी लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को फिर से स्थापित करने का एक संगठित प्रयास था। और बिरसा मुंडा का उलगुलान एक तरह से सशस्त्र विद्रोह का शिखर था। 1900 में जब उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, तो इस आंदोलन को भी बेरहमी से कुचल दिया गया। और शायद इसके बाद लोगों को ये एहसास होने लगा था कि अब लड़ाई का मैदान बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल। तीर धनुष की जगह अब राजनीतिक मंचों पर आवाज उठाने का वक्त आ गया था। और यहीं से 20वीं सदी के उस राजनीतिक संघर्ष की नींव पड़ी जिसने आखिरकार झारखंड राज्य का सपना साकार किया। एक लंबा और धीमा सफर था जो जंगलों से निकलकर दिल्ली की संसद तक पहुंचा। हाँ, और इस सफर में कई अहम मोड़ आए। अब लड़ाई संगठित राजनीतिक दलों के जरिए लड़ी जाने लगी। जैसे 1947 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन हुआ। अब मांग सिर्फ अधिकारों की नहीं बल्कि एक अलग प्रांत की थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका शायद 1955 में लगा, जब देश भर में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। राज्य पुनर्गठन आयोग? हाँ, और आयोग ने अलग झारखंड की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस असफलता ने आंदोलन को एक नई दिशा दी। नेताओं को समझ आया कि सिर्फ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा।
उन्हें दिल्ली की राजनीति में अपनी ताकत दिखानी होगी। हाँ, मोल भाव करना होगा, गठबंधन करने होंगे। यहीं से संघर्ष का चरित्र पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। इसके बाद के कुछ दशक काफी उतार चढ़ाव वाले रहे। आंदोलन कई गुटों में बट गया। 1971 में A.K. राय ने मार्क्सवादी समन्वय का गठन किया और आंदोलन को एक वामपंथी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की। अलग अलग नेता अपनी अपनी तरह से संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन असली ताकत तब आई जब ये सभी धाराएं एक साथ मिली। 1987 में झारखंड समन्वय समिति JSC का गठन हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन एक साथ आए। ये आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी परिपक्वता का संकेत था। बिल्कुल, सबने समझ लिया था कि मिलकर ही लड़ा जा सकता है। और इस एकजुटता का असर भी दिखा। दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार 1995 में केंद्र सरकार ने झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद का गठन किया। JSC, हाँ। ये पूर्ण राज्य तो नहीं था, लेकिन इसे एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा सकता है ना? बिल्कुल, इसने एक तरह से शह राज्य का दर्जा दे दिया था, जिससे लोगों को स्वशासन का पहला अनुभव मिला। और एक बार जब आपको स्वायत्तता का स्वाद मिल जाता है तो फिर पूर्ण राज्य की मांग को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। JSC ने अंतिम मंजिल के लिए एक लॉन्च पैड का काम किया और आखिरकार दशकों के राजनीतिक संघर्ष, प्रदर्शनों, बंद और अनगिनत बलिदानों के बाद वो दिन आया 15 नवंबर 2000 को, बिरसा मुंडा के जन्मदिन के मौके पर। हाँ, झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बाबूलाल मरांडी इसके पहले मुख्यमंत्री बने। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो ये एक अटूट कड़ी है। तमाड़ और चेरो के विद्रोह से जो चिंगारी भड़की, वो कोल और संथाल के हूल में एक बड़ी आग बनी। बिरसा मुंडा के उलगुलान में उसने एक आध्यात्मिक रूप लिया और फिर 20वीं सदी में वही आग एक राजनीतिक मशाल बनकर दिल्ली तक पहुंचे। बिल्कुल, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक क्षेत्र अपनी पहचान के लिए लगातार लड़ता रहा, समय के साथ अपनी रणनीति बदलता रहा, लेकिन अपने मूल उद्देश्य से कभी नहीं भटका। और यहाँ एक अंतिम विचार आता है। बताइए। जिन मकसदों के लिए जल, जंगल, जमीन पर अधिकार और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण इतना लंबा संघर्ष किया गया, क्या आज का झारखंड उन सपनों को साकार करने की राह पर है? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, आज का भी है और शायद आने वाले कल का भी।